का जो हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है यानी सेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में बोला जाता है मनोविज्ञान के संप्रदाय। यानी सबने जो है वो स्कूल ऑफ थॉट दिए, फिर स्कूल ऑफ थॉट में ऐड करते गए अपने अपने ब्रांच। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में कॉन्शियसनेस जो है वो पढ़ा गया। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है, अब देखो मेन है कि अब आप जो है हिस्ट्री से मॉडर्न की तरफ आ रहे हो। यानी जो पहले पहले जैसे स्ट्रक्चरलिज्म आया, फंक्शनलिज्म आया, फिर आपने देखा कि गेस्टोल्टिज्म, बिहेवियरिज्म है ना। तो अब मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ जो है हम ज्यादा आ रहे हैं। मॉडर्न, अब अगेन मॉडर्न ये नहीं कि मतलब 20वीं, यानी अभी जो हम ज्यादातर जितने भी अपने पढ़ाई में, अपनी टीचिंग में मेथोडोलॉजी जो है वो यूज करते हैं, तो इस तरफ जो है अब हम, तो जैसे देखो कई जो है वो नए नए हैं, अब जो नए नए सिद्धांत निकाल रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है फिर हमने स्टडी अब इस तरह से हम करने जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद फिर जो हम न्यू अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में जो हायरकी हो गई, या आपने मैस्लो का नाम सुना होगा, है ना, या फिर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इज द करंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो अब ये जो है, जो हमारे पहले स्कूल ऑफ थॉट बनना शुरू हुए थे, उसका जो है वो हम एक तरह से एंड ही समझ रहे हैं, कि ये जो है आपका साइको एनालिसिस सबसे लास्ट में जो है वो आया था। ठीक है, अब जो आज ही आए हैं उनके लिए भी अब ये थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आप इससे पहले, अगर आपको जब पीडीएफ आप लोगे तो आपको पता चले कि उसमें आपने किस तरह से स्टडी करना है। तो जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसमें आपको सबसे पहले ऐसी एक जो है वो स्लाइड आएगी। ठीक है, पीडीएफ है तो उसमें ये वाला पेज जो है वो आपने ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो इसमें लिखा है आपको वहां से क्लियर हो कि आपने पूरी थ्रू आउट जितने भी आपके स्कूल हैं, आपने इनमें ये चीजें सबसे ज्यादा जो है वो पढ़नी है। जैसे अब बात करेंगे साइको एनालिसिस की। साइको एनालिसिस जो है वो है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, ये हमारा जो है फिफ्थ हम बोल सकते हैं जो मेन स्कूल ऑफ थॉट है, जिसका नाम है आपका साइको एनालिसिस। अब वैसे तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1890 में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जब उन्होंने उस पर स्टडी करना शुरू किया, है ना। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि साइको एनालिसिस हो सकता है टर्म जो है वो बाद में आई हो, लेकिन जो उनमें थ्योरीज या उनसे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है वो पहले ही आ चुका होता है। जैसे थॉर्नडाइक के बारे में आपने जब पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये क्लियर किया था कि थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी पहले ही दे दी थी, लेकिन बाद में उसको जो है बिहेवियरिज्म में ऐड बाद में किया गया है। या फिर जैसे पेवलव थे तो उन्होंने भी अपनी कंडीशनिंग पहले दे दी, लेकिन जेबी वॉटसन ने जब बिहेवियरिज्म टर्म जो है वो दी साइकोलॉजी में, तो उसके बाद फिर पेवलव के काम को उसमें ऐड किया गया था। तो ये जो आपके ईयर है आपने इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि फिर नहीं तो आप क्या होगे, अगर आपने ये मतलब जैसे इस स्लाइड में अगर आप लिख दिया है मैंने, है ना, लेकिन इनको आपने ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि जब आप सर्च भी करते हो ना तो उसमें भी फिर अलग अलग टाइम के साथ जो है इसको जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा आपने नहीं देखना है। पर अगर डेकोरम आपसे पूछा जाए, यानी जो मेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा जाए, तो आपने ध्यान रखना है कि साइको एनालिसिस जो है वो लास्ट में आया है। इसके बाद भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट आते रहे हैं, क्योंकि अब जो नए नए लोग आ रहे हैं वो नए नए सिद्धांत देते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसमें आगे भी किया गया, लेकिन जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है उसमें यहाँ पांच, ये जो पांच आपके हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे आते हैं। तो इसमें अब जो साइको एनालिसिस है, अब साइको एनालिसिस के जो मेन प्रमोटर हैं, यानी जिन्होंने साइको एनालिसिस टर्म दी, या जिन्होंने साइको एनालिसिस के बारे में जो है वो हमें मतलब किताबों में लाया, ठीक है, हमें जो है वो हमारे सामने साइको एनालिसिस टर्म जिनकी वजह से आई, तो इन सब के जो
करता धरता है, ठीक है। अगेन फादर फाउंडर तो कौन है, सिगमंड फ्रायड। तो जैसे सिगमंड फ्रायड का जो है वो लॉ ऑफ लर्निंग आया, अगेन मैं लॉ ऑफ लर्निंग बोल रही हूँ, इसको आप फील्ड ऑफ लर्निंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके देखो स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, ये सारे जो है लर्निंग के ही सिद्धांत है। यानी इनमें जो है सबने यही समझाया कि जो ह्यूमन है वो सीखता कैसे है। तो ये जो आपके सिगमंड फ्रायड थे, ये जो है अब ये क्या थे, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है जितना भी आज तक स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें बिहेवियर था, या फिर जैसे गेस्टॉल्ट में बोला कि एज अ होल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म में जो है कॉन्शियसनेस पढ़ा गया, तो उसके अगेंस्ट अब इनकी जो है वो थ्योरी आई। अगेंस्ट इन द सेंस कि इन्होंने जो है, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी लर्निंग होती है वो कॉन्शियस ही नहीं होती, अनकॉन्शियस बिहेव में भी जो है हम लोग सीखते हैं। तो अब यहाँ से देखो विलियम वुंट और जो आपके सिगमंड फ्रायड है, इनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जो आपके विलियम वुंट थे, जिनको मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है, कौन, विलियम वुंट, ठीक है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। तो उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्शियसनेस पे। अब जो हिंदी मीडियम से हैं उनको भी बता दूं, कॉन्शियसनेस होता है चेतना, यानी जब आप बिल्कुल चेतन अवस्था में होते हो, आपकी पूरी ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल एक्टिव होके जो है काम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब हम बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं, उस टाइम पे जो हम अपने इनसाइट यानी जो हम अपने अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करके, आत्मनिरीक्षण करके चीजों को देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है, तो वही जो है वो हमारे बिहेवियर में हमें दर्शाता है। तो उन्होंने क्या कहा था, हम कॉन्शियसनेस से जो है वो सीखते हैं। तो उनका मेन टॉपिक था कॉन्शियसनेस, लेकिन जो सिगमंड फ्रायड है इनका क्या है, अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, अचेतन मानसिक प्रक्रिया जो है इनका मेन टॉपिक रहा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दो हमने देखो, मैं इसलिए कंपैरिजन में पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका पिछला भी भूले ना आपको, और आप अगला भी जो है रिलेट कर पाओ। तो दो टर्म है, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में किया विलियम वुंट ने काम, और अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी पे काम किया सिगमंड फ्रायड ने। फिर उसके बाद जो कॉन्शियसनेस है उसमें विलियम वुंट के जो स्टूडेंट है ईबी टीचनर, उन्होंने भी उसी फील्ड में काम किया। लेकिन यहाँ पे फिर जैसे एडलर आए, कार्ल, इनका जो है इंग्लिश में जुंग, देखो अगर आप स्पेलिंग देख रहे हो तो JUNG है, बट हिंदी में जो है युंग उनका नाम है, क्योंकि देखो अलग अलग भाषा से है उनके नाम लिए जाते हैं। तो अब जैसे अलेक्जेंडर का ही ले लो, इंग्लिश में अलेक्जेंडर है लेकिन हिंदी में उनको सिकंदर कहा गया है। तो इसलिए जो भी लोग इंग्लिश और हिंदी यानी हिंदी को फॉलो करते हैं, तो वो जो है इंग्लिश को भी साथ साथ में फॉलो करते रहना। सो मेन है, यहाँ से क्या पढ़ा, साइको एनालिसिस, मेन प्रमोटर कौन है, सिगमंड फ्रायड, और साथ में आपने एडलर और जुंग को भी याद रखना है, क्योंकि आपको कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि इनमें से साइको एनालिसिस के प्रमोटर कौन है। फिर जैसे सेट बना के दिए होंगे आपको नाम के, तो आपने ये याद रखना है कि कौन कौन थे, फ्रायड, एडलर और कार्ली जुंग, ठीक है, हिंदी में युंग बोलते हैं। और इनका मेन टॉपिक क्या है, अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी। अब जब मैंने ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाया था तब भी मैं जैसे कॉन्शियसनेस में जो सबसे ज्यादा मेथड यूज किया है वो है इंट्रोस्पेक्शन, क्लियर। और जो बिहेवियरिज्म है उसमें जो सबसे ज्यादा मेथड यूज किया गया है उसमें आपका आपके मैम इंट्रोस्पेक्शन, आपकी वॉइस चली गई। बिल्कुल ही यस लास्ट 2 मिनट। अ, ये मेन टॉपिक तक मतलब सुनाई दिया था।
यस मैम, जब जब ना उनके एकदम मेन से प्रमोटर होता है। ओके, जब भी ना जैसे एकदम से आपको लगता है कि वॉइस नहीं आ रही है, मैंने पहले बोला मैसेज एकदम से कर देना है, क्योंकि फिर पता प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर पता नहीं चलता कि कितना पढ़ा दिया। सो अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी में यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यू कर देती हूँ कि जो आपके सिगमंड फ्रायड और एडलर जुंग यानी जितने भी साइको एनालिसिस के प्रमोटर थे, उन सब का जो मेन टॉपिक था दैट इज योर अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी। अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है तो वो है हमारा थर्ड जो हमने पॉइंट याद रखना है। अब पहला हो गया मेन प्रमोटर याद रखना है, दूसरा है मेन टॉपिक। अब मेन मेथड, जो हर एक स्कूल ऑफ थॉट है आपका, उसमें अपने अपने जो है सबके मेन मेथड रहे हैं, यानी उसमें जो आपकी लर्निंग है उसको सीखने के यानी जो आपका लर्निंग है उसको एनालाइज करने के लिए सबके अपने अपने मेथड थे। जैसे आपका जो कॉन्शियसनेस वाले हैं, ठीक है, तो उनका जो है मेन मेथड रहा इंट्रोस्पेक्शन, यानी जो आप अपना आत्मनिरीक्षण, मतलब उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि जो मनुष्य है, ह्यूमन है, वो कैसे सीखता है, वो अपने मतलब जैसे आप सेंसेशन से सीखते हो, आप अपनी 5 सेंसेस से जो चीजें ले रहे हो, यानी जैसे आंखों से जो आप देख रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो, है ना, फिर उसको जो है आप अपने माइंड में जो एनालाइज करते हो पूरा, तो ये सारा जो पूरी प्रोसेस है इसको कहा गया इंट्रोस्पेक्शन। तो जो कॉन्शियसनेस है यानी जो सेंसेशन है, कॉन्शियसनेस का जो सब टॉपिक है दैट इज योर सेंसेशन। तो कहते हैं कि ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जो है वो, मतलब जो आपके संवेदना है ना, सेंसेशन को कहते हैं हिंदी में संवेदना, तो उसमें वो पढ़ा गया था, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या है, तो यहाँ का जो मेन मेथड है इसमें क्या था आपका फ्री एसोसिएशन और थेरेपी आपने ज्यादा याद रखना है, क्योंकि ये जो सिगमंड फ्रायड थे ये बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट बाद में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया फिर साइकोलॉजी में ऐड किया गया, तो इनको जो है साइकोलॉजिस्ट बोला गया, लेकिन जो मेन इनका हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन है वो थी न्यूरोलॉजिस्ट। और इसमें और भी अगर इनसे रिलेटेड अगर आपको मतलब आपने जब इनके बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि इन्होंने हिप्नोटिज्म भी सीखा था। यानी जब ये मतलब पढ़ाई कर रहे थे तो उसके बाद इनका बहुत ही ज्यादा जो है साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि देखो न्यूरोलॉजी में ये नर्व हमारे मतलब जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी पूरा जो मोटर सिस्टम है, तो उसकी स्टडी होती है न्यूरोलॉजी। तो इनका बड़ा इंटरेस्ट था उसमें, तो इनको ऐसे था कि मतलब इन्होंने जैसे ही इन्होंने पूरी अपनी स्टडी करी उसके बाद जो है ये जैसे होता ना कि बहुत ज्यादा था इनको ऐसे माइंड के बारे में पढ़ना, और ये तो इन्होंने हिप्नोटिज्म भी सीखा था और ये करते भी थे हिप्नोटिज्म एक्टिविटी, ठीक है, हिप्नोटाइज करना जैसे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इन्होंने जो है फिर हिप्नोटाइज छोड़ के फिर उसके बाद जो है ये साइकोलॉजी में एक पॉजिटिव वे में आए, जहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को फ्री थेरेपी देना शुरू किया, ठीक है, फ्री एसोसिएशन ये करते थे। अब मेन था, अब इनका ज्यादा इंटरेस्ट था कि अनकॉन्शियस जब इंसान होता है तो उस अनकॉन्शियसनेस को स्टडी करना। यानी अब देखो अनकॉन्शियस हम कब होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, है ना। तो जब हम देखो जैसे सपने देखते हैं, सिंपल आपने याद रखना है कि जैसे हम जो है सपने देखते हैं तो वो कोई हम बिल्कुल कॉन्शियस होके थोड़ी देखते कि हमारे मतलब पूरी ज्ञानेंद्रिय बिल्कुल सही है तब सपने आते हैं। अगर वैसा होता तो हमें अपने मैक्सिमम सपने याद रहते, बट जो हमारे ड्रीम होते हैं वो सारे जो है वो हमारा अनकॉन्शियस स्टेट होता है एक, ठीक है, अनकॉन्शियस अवस्था होती है, और जिसमें आप जो है सिर्फ आपके जैसे सपने हैं। तो इनका क्या, अब मैं क्यों बार बार जो है ड्रीम बोल रही हूँ, क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड थे इन ये जो है जैसे फ्री थेरेपीज देते थे, है ना, थेरेपी याद रखना। फिर उसके बाद जो है फ्री एसोसिएशन करते थे, यानी जैसे देखो अब लोग जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है लोगों को, डिप्रेशन होता है लोगों को, तो डिप्रेशन में भी सबसे पहला जब जैसे डिप्रेशन होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि जाते ही सबसे पहले आपको डिप्रेशन की दवाइयां लग जाएंगी। उससे पहले क्या होता है, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जैसे जाते
हैं तो साइकेट्रिस्ट और जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। यानी जो साइकेट्रिस्ट है उसने जो है एमबीबीएस की होती है, यानी वो सिर्फ मेडिसिनल आपको जो है वो थेरेपी थेरेपी भी नहीं बोलूंगी, मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो आपको थेरेपी दे सकते हैं। तो इसीलिए जैसे माइल्ड डिप्रेशन होता है तो उनको पहले जो है ऐसे कहा जाता है कि वो जो है साइकोलॉजिस्ट से किसी से बात करें, ताकि वो जो है उनको एक थेरेपी यानी बातचीत हो, यानी जिसमें आप मतलब साइकोलॉजिस्ट जो है, क्योंकि उसने देखो साइकी पढ़ी है, ठीक है। तो ऐसा ही जो है वो आपका सिगमंड फ्रायड का भी रहा कि ये लोगों के साथ फ्री एसोसिएशन करते थे, फिर उनके जो है ड्रीम एनालिसिस करना, यानी उनके जो सपने उनको आते हैं तो ऐसे उनको अनकॉन्शियस, जब मतलब जैसे आपने देखा भी होगा एक बहुत पहले जो है एक टीवी पे भी प्रोग्राम आता था जिसमें ऐसे लोगों से कहा जाता था कि उनके जो है सपनों में, सपनों की स्टडी करके फिर उनके पुनर्जन्म की, जैसे कोई पिछले जन्म की बातचीत करना, है ना। तो अब मुझे याद नहीं कि आपने कभी ये देखा होगा, बट आता था टीवी में भी एक ऐसा शो, है ना। तो इस तरह से मतलब ड्रीम एनालिसिस इसमें होती थी। तो ये सारी जितने भी आपके मेथड हैं ये सारे जो है साइको एनालिसिस में यूज किए जाते थे। तो ये मेथड आप याद रखेंगे, ठीक है। थेरेपी, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड ट्रांसफेरेंस, तो ये जो है आपके मेन मेथड है जो कि साइको एनालिसिस में यूज किए गए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो इनके देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो है तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस, तो जो आपके सिगमंड फ्रायड थे तो इनको जो है फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो है वो कहा गया है। मनोविश्लेषणवाद के जो फादर हैं वो कौन है, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। अच्छा जी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो हमें दी है। जैसे आपने अब यहीं पे नीचे सबसे नीचे आपको एक 3 टर्म दिख रही है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। यानी जब भी सिगमंड फ्रायड का नाम आता है तो सबसे पहले जो दिमाग में एकदम से जो है वो स्ट्राइक होता है वो है ये 3 टर्म, आईडी, ईदम, ईगो इज अहम एंड सुपर ईगो इज परा अहम, ठीक है। अहंकार जैसे बोलते हैं तो परा अहम। तो ये जो है आपकी इन्होंने फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो दी थी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वाज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रायड। अब क्योंकि इनका जो काम है वो पर्सनैलिटी में भी रहा है ना। तो वैसे अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये सारे फैक्टर हैं जो अपने आप में एक ब्रीफ टॉपिक है। जब आप पर्सनैलिटी पढ़ने जाओगे तो फिर वहां पे आप और भी चीजें देखोगे, किसी ने पर्सनैलिटी के जो है वो मल्टीपल ट्रेट्स दिए, है ना। तो लेकिन वो सारी चीजें बाद में है। लेकिन जब आपको अब देखो सिगमंड फ्रायड के बारे में आपने पढ़ा, अब जैसे आप आईडी, ईगो, सुपर ईगो पढ़ोगे तो जब आप पर्सनैलिटी करोगे तो उस टाइम पे भी अगर सिगमंड फ्रायड का नाम आता है तो आपको फिर इजी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे पढ़ना जो है वो ज्यादा मुझे तो फ्रूटफुल लगता है। अब नेक्स्ट है अनकॉन्शियसनेस पे जो है इन्होंने फिर काम किया था। तो ये जो आपके मेन इस स्लाइड पे जो भी आपको दिख रहा है ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी आपको याद रह जाता है तो आप मैक्सिमम सिगमंड फ्रायड के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये कहाँ के थे, तो ये जो है ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इनका टाइम पीरियड 1856 से लेके 1939 तक रहा है। इसीलिए जो है हम बोलते हैं कि अर्ली 1890 में जो है वो साइको एनालिसिस जो आपका फिफ्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जिसको हम बोल सकते हैं उसकी शुरुआत जो है वो हो गई थी, ठीक है। अगेन शुरुआत बोलते हैं, है ना। हमने ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल मतलब पूरा ही कंप्लीट जो है वो डिटेल स्टडी आ गई थी, नहीं। शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1890 के अराउंड ही जो है वो हो गई थी, क्योंकि 1856 में तो अभी ये पैदा हुए थे, है ना। तो इस तरह से फिर अर्ली मतलब जैसे 1890 तक के टाइम तक जो है फिर इन्होंने जो है इसमें काम करना शुरू कर दिया था। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके जी, सो चलते हैं नेक्स्ट। ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट, ध्यान रखना। और इससे पहले हमने जो है जैसे पिछली जो हमारी क्लास रही है उसमें हमने जो है लेविन और जो हमारे
गेस्टोल्टिज्म के जो है वो मेन प्रमोटर रहे हैं वर्देमर, है ना, उनके बारे में पढ़ा था। तो वो भी जो है ऑस्ट्रियन हंगेरियन के हैं, है ना। तो याद रखना कि हमने अब देखो ऑस्ट्रियन के भी हम सेकंड जो है वो पढ़ बैठे आज। तो ऑस्ट्रियन के सेकंड जो, क्योंकि जो आज ही आए हैं उनको भी बता दूं कि जब भी आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तो उनकी कंट्री का या वो कहाँ से बिलोंग करते थे इसकी आपने पहले ही एक समरी बना लेनी है। जैसे आपको पता है कि ज्यादातर जर्मनी साइकोलॉजी, सॉरी, जर्मनी, ग्रीक हो गए, अमेरिका हो गए, है ना। तो यहाँ मतलब ऐसे प्लेस के नाम लिखने हैं और फिर नीचे जो है पॉइंट पॉइंट में आपने जो जो भी जहां से रहा है तो ऐसे उनके नीचे ही जो है वो बना लेना है। तो उससे क्या होगा, जैसे अगर आपने कॉपी के पेज फर्स्ट पेज पे बनाया ना, तो जब भी आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको जो है वो रोज ही रिकॉल होते रहेंगे। अगर ऐसा सोचोगे कि एक दिन में, तो आपको ऐसे कभी भी जो है ये लर्न नहीं होंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं अब, व्हाट इज साइको एनालिसिस। अब इतनी देर से हम पढ़ रहे थे, तो साइको एनालिसिस क्या है। साइको एनालिसिस पायनियर्ड बाय सिगमंड फ्रायड इज अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पहला वर्ड आपने क्या याद रखना है कि अब साइको एनालिसिस, क्योंकि हमने बोला सिगमंड फ्रायड ने फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो दी है, तो इसलिए जो साइको एनालिसिस है दैट इज योर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। ये आपकी थ्योरी भी है और थ्योरी के साथ साथ ये आपका जो है मेथड भी है ऑफ ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर। यानी जितने भी आपके मानसिक विकार हैं, अब जैसे आपने इनका काम पढ़ा कि फ्री एसोसिएशन देते हैं, थेरेपी देते हैं, तो वहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये जो है एज अ मेथड भी जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो साइको एनालिसिस इज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, अब जो आपका साइको एनालिसिस है इसके साथ साथ और क्या है, ये जो है आपका अप्रोच टू थेरेपी भी है। अब ये पॉइंट जो है वो आपके नोट करने के लायक है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आ जाता है साइको, जैसे साइको एनालिसिस से क्या तात्पर्य है ना। तो इस तरह से आपको फिर 4 ऑप्शन स्टेटमेंट आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, अप्रोच टू थेरेपी है और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो है वो हमारा मनोविश्लेषणवाद है। अब द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है, सिगमंड फ्रायड ने दी है। ये भी हमने पढ़ लिया, जब तब से हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द। अब ये जो आपकी साइको एनालिसिस थ्योरी है, ठीक है, ये किस पे जो है वो ज्यादातर जो है एम्फेसाइज करती है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। तो ये जो है सबसे ज्यादा जोर देती है, पहला जो हमने वर्ड पढ़ा है अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि जब भी आप सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ोगे वहां पे एक ही टर्म आती है, दैट इज योर अनकॉन्शियसनेस। तो इसमें जो है क्या कहा कि ये जो आपका सिद्धांत है, यानी ये जो आपका थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, साइको एनालिसिस है, ये किस पे काम करती है। पहला है आपका कि जो अनकॉन्शियसनेस है उसका क्या जो है वो प्रभाव रहता है, ठीक है, अचेतन के प्रभाव। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स। इसको जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया था। जैसे जब जो आपके सिगमंड फ्रायड थे, ठीक है, तो इन्होंने जो है जो आपके जैसे चाइल्ड के या ह्यूमन के हम बोलेंगे, ठीक है, तो इनके जो सेक्सुअल और अग्रेसिव इंस्टिंक्ट है इन पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, यानी जो भी मतलब किसी इंसान की यौन और आक्रामक जो है वो प्रवृत्ति है उसके महत्व पे जो है इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो एम्फेसाइज किया था। इनकी इंपॉर्टेंस पे जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इंस्टिंक्ट, एंड थर्ड वन इज जो आपके बचपन के अनुभव है, यानी अर्ली चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है किसी पर्सन के, तो इसके ऊपर जो है इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो जोर दिया था। क्योंकि आपको पता है कि जब भी जैसे देखो कोई डिप्रेशन में होता है या फिर जैसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा हताश हो गए होते हैं, है ना, तो उनको जो है या फिर उनको कोई बीमारी इस तरह से कोई मेंटली डिसऑर्डर है, तो पहले क्या पढ़ा जाता है
उनकी हिस्ट्री पढ़ी जाती है ना, उनका पास्ट पढ़ा जाता है, तो पास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है किसी भी ह्यूमन का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इसलिए ये जो आपकी चीजें हैं इन पे सबसे ज्यादा जो है वो एम्फेसाइज किया था साइको एनालिसिस में, विच इज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट चलते हैं। अब दिस थ्योरी हैज बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल नॉट ओनली इन साइकोलॉजी, लेकिन अब ये जो आपका देखो साइको एनालिसिस है, कह रहा है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जो आपका साइकोलॉजी है सिर्फ उसी में ही प्रभावशाली रहा है, ऐसा नहीं है। ये इसके साथ साथ और कहाँ पे प्रभावशाली रहा, जो आपकी लिटरेरी सर्कल है यानी जो हमारा साहित्यिक जगत है ना, आर्ट हो गई यानी हमारी जो कला होती है, इसमें भी इनका, क्योंकि देखो जो आर्ट होता है वो भी हमारे माइंड की ही रहता है। और आपको पता है जैसे इसमें भी सबसे ज्यादा ले लेते हैं, आप म्यूजिक का ले लो, है ना, अब जो लोग म्यूजिक बनाते हैं हम कहते हैं यार क्या लिरिक्स यूज किए हैं, तो ये सारे क्या है, एक अनकॉन्शियस थॉट है किसी का, ठीक है, किसी के दिमाग में क्या चला है और उसी को ही अपनी कला में उतारना। तो और साइकेट्री तो है ही, है ना, सो इस और मूवीज में भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका साइको एनालिसिस है, इसका साइकोलॉजी के अलावा जो आपका लिटरेरी सर्कल हो गया, आर्ट हो गया, साइकेट्री हो गई या मूवीज, ये बहुत सारे और भी जो हैं वो आपके ऐसे क्षेत्र हैं, फील्ड हैं जहां पे साइको एनालिसिस का बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव रहा है। क्योंकि देखो पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी तो मॉडर्न ही कॉन्सेप्ट है, आजकल बात ही किसकी होती है, पर्सनैलिटी की। और सबको पता है कि पर्सनैलिटी इज नॉट अबाउट ओनली आउटर अपीयरेंस आपका, कि आप कैसे दिख रहे हो, आपकी इनर, आप अंदर से कैसे हैं, ठीक है, इनर बिहेवियर वो भी आपका एक पर्सनैलिटी का फैक्टर है। तो इस पे जो है फिर इन्होंने काम किया था। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से जो लाइन है, आपको ये स्लाइड दिख रही है, ठीक है, अब यहाँ पे बीच में आपको क्या दिख रहा है, एक हिमखंड है ना, ये आइसबर्ग है ना। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने माइंड को किस से कंपेयर किया था, तो जो सिगमंड फ्रायड थे इन्होंने माइंड को आइसबर्ग, ठीक है, हिमखंड से जो है वो आपका इन्होंने कंपैरिजन किया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे किया था, उन्होंने हिमखंड से जो है वो ज्यादा किया था। अब आपको पता है कि जब आपके जैसे देखो ये जो आइसबर्ग होते हैं ये फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, तो ये जो है, अब जैसे देखो इस इमेज को अगर आप ध्यान से रखोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बड़े इजी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पानी के ऊपर वाला हिस्सा है ये है आपका कॉन्शियस माइंड, ठीक है, ये जो पानी के ऊपर का हिस्सा है। देखो अब जो आपके सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने बेसिकली थ्री आपके आप बोल सकते हो लेवल ऑफ माइंड दिए, थ्री लेवल ऑफ माइंड दिए, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तीन दिए हैं, चेतन, ठीक है, फिर प्री कॉन्शियस हो गया, फिर अनकॉन्शियस इज अचेतना। तो इस तरह से इन्होंने ये तीन किस तरह से दिए, तो इन्होंने कॉन्शियसनेस दिया जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, और ये देखो बिल्कुल ही थोड़ा सा है, तो इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि जो कॉन्शियस होता है यानी जो कॉन्शियस आपका पार्ट रहेगा, कॉन्शियस लेवल है, ये बहुत ही लिमिटेड होता है। परसेंटेज में भी जब आपको कभी पूछा जाता है तो आपने जो आपका कॉन्शियस लेवल है इसकी परसेंटेज सबसे कम रखनी है। इनके अकॉर्डिंग जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो जो है बिल्कुल ही लिमिटेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्री कॉन्शियस, और सबसे ज्यादा फिर इन्होंने जिसको इलेबोरेट किया था वो था अनकॉन्शियस, जिसपे इन्होंने फिर पूरा अपनी स्टडी की, ठीक है। सो जो आपका कॉन्शियसनेस है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला आपको, ठीक है, कि मेंटल एक्टिविटी का बिल्कुल स्मॉल अमाउंट है, इसमें आपके थॉट आते हैं, परसेप्शन आती हैं, इनको हम करेंगे, अभी कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा मतलब आज टाइम से आपकी क्लास हो जाएगी। प्री कॉन्शियस में क्या आएगा आपका मेमोरीज, और जो आपने स्टोर कर ली है नॉलेज वो किससे रिलेट होगी, प्री कॉन्शियसनेस में, ठीक है। थिंग्स वी कुड बी अवेयर और इफ वी वांटेड और ट्राइड, कि ऐसी चीजें जिनके बारे में हम पहले से अवेयर हैं, सचेत हैं। देखो कॉन्शियस क्या हुआ, कॉन्शियस हुआ कि आप तभी जो है चीजों को देख रहे हो और तभी उनको एनालाइज कर रहे हो,
ठीक है। लेकिन जो प्री कॉन्शियस, अब प्री का मतलब क्या होता है, पहले, तो प्री कॉन्शियस में क्या आएंगी, प्री कॉन्शियस में ऐसी चीजें आएंगी जो हम पहले से जिनके बारे में अवेयर हैं, है ना, या फिर हम चाहते हैं, या कोई चीज हमें जैसे पहले से ही कि हमें चाहिए, ठीक है, या फिर हमने उसके लिए ट्राई किया है, तो ये किस में आएगा, हमारी यादों में, यानी हमारी जो मेमोरीज है, हमारा जो स्टोर्ड नॉलेज है, वो किसका पार्ट रहेगा, प्री कॉन्शियस का। एंड लास्ट है हमारा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मैंने जैसे पहले ही आपको बोल दिया कि जिसमें आप बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हो, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, ठीक है, थिंग्स वी आर अनअवेयर, अनअवेयर ऑफ, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम कैसे होते हैं, बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता है। अब जैसे आपने सुना होगा, मैक्सिमम कई लोग होते हैं जो रात को नींद में बात करते हैं, सुबह उठते हैं लेकिन उनको खुद पता नहीं होता कि उन्होंने क्या बात करी है, तो दैट इज योर अनकॉन्शियसनेस, ओके। तो इसमें अब जो आपका देखो अनकॉन्शियस बिहेवियर है वो कैसा होता है, अगेन आपका फियर भी होता है उसमें, आपके अनएक्सेप्टेबल जो डिजायर्स हैं, वॉयलेंट मोटिव्स हैं, वॉयलेंट होते हैं जैसे अगर आप किसी का मतलब बुरा चाहते हो, मतलब इस तरह से हिंसात्मक, ठीक है, या इरेशनल विशेस हो गई आपकी, सेल्फिश नीड, शेमफुल एक्सपीरियंस, या फिर कोई मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, तो ये सारा जो है किसको प्रभावित करता है, आपके अनकॉन्शियस बिहेव को जो है वो करता है। क्योंकि देखो जैसे मान लो कि आप, मैक्सिमम लोगों को होता है ऐसे, आप दिन में आपके साथ कुछ ऐसी चीज हुई है जिससे आप डरे हो, है ना, तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है जब आप सोते हैं, तो उस टाइम पे आपको वही सब जो है वो फिर से चलता है दिमाग में, तो इस तरह से जो है वो आपकी मतलब जो अनएक्सपेक्टेबल या फिर कोई आपकी डिजायर्स हैं, जैसे मान लो कि आपकी कोई इच्छा है जो होनी चाहिए, तो आपको पता है कई बार वैसे ही होता है कि वो हमें सपने में ही चीजें दिखाई देती हैं, तो जो भी आपको देखो ड्रीम भी दिखाई देते हैं, वो सारे जो है इन्हीं फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं। यानी आपने कोई शेमफुल एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ, या पहले कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है, उसको प्रभावित करते हैं। और इसीलिए फिर जो आपके सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने कहा कि जो लर्निंग होती है, ठीक है, वो आपकी ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस से ही होती है, तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जो है ये प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से भी जो है वो होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब इनको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉयड ने जो माइंड है उसको किसके साथ कंपेयर किया था, आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया था। और जो कॉन्शियस अवेयरनेस है, यानी जो हमारी चेतना वाली अवेयरनेस है, ठीक है, तो उसको जो है इन्होंने क्या कहा था, बहुत ही लिमिटेड कहा था। नेक्स्ट है आपका, तो इन्होंने देखो 3 लेवल मैंने आपको पूरे समझा दिए, अगर आपने और डिटेल में पढ़ना होगा तो यहाँ पे आपको जो है ये मिल जाएंगे। सो जैसे ये है आपका कॉन्शियस जो लेवल है, उसमें क्या रहेंगे, आपके आपके विचार, आपके फीलिंग्स, आपकी सेंसेशन। मेन आपने यहाँ से क्या याद रखना है, जब भी आप कॉन्शियसनेस पढ़ते हो तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो सेंसेशन की बात होती है। और सेंसेशन जो है वो क्या होता है, संवेदना। संवेदना यानी सेंसेशन जो है वो होती है आपकी नॉलेज गेन थ्रू योर सेंसेस, जो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो नॉलेज ज्ञान गेन कर रहे हो, ठीक है, उसको जो है वो क्या कहा जाता है, आपका सेंसेशन कहा जाता है। और कॉन्शियसनेस में आप यही पढ़ते हो कि जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है, जिनके बारे में आप जो है वर्तमान समय में जागरूक हो, वैसे जो थॉट हैं, फीलिंग्स हैं और सेंसेशन है, जिनको लेके आप प्रेजेंट मोमेंट में आप जो है अवेयर हो, ये सारे किस में आएंगे, हमारे कॉन्शियस लेवल में आएंगे। तो ये जो मेन मेन 3-4 टर्म्स होती हैं ये आपने याद रखनी है, क्योंकि यही जो है पेपर में आती हैं कि जैसे थॉट, फीलिंग और सेंसेशन ये कौन से लेवल से रिलेट करते हैं। तो ये जो है हमारे कॉन्शियस लेवल में होते हैं। सेकंड है आपका प्री कॉन्शियस लेवल। जैसे हमने कहा कि अब वर्तमान में जानकारी नहीं होती है, लेकिन क्या है कि वो आसानी से हमारे चेतन मन में प्रवेश कर सकती हैं, यानी इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ विच वन इज नॉट करंटली अवेयर। अब मैंने जैसे कहा कि आप जो है प्रेजेंटली नहीं हो, लेकिन पहले से आप थोड़ा सा अवेयर हो,
अभी करंट सिचुएशन में आप अवेयर नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, इजीली जो है वो हमारे कॉन्शियस जो माइंड है उसमें एंटर कर जाता है। तो जब आपके जो आईडी, ईगो, सुपर ईगो है, उसको जो है इन्हीं 3 स्टेजेस और लेवल में जो है बांटा गया है। जैसे जो आपकी आईडी है वो आपका कॉन्शियस में है, फिर आपका प्री कॉन्शियस में आएगा ईगो, और जो आपका अनकॉन्शियस होता है दैट इज, उसमें जो है वो आपका सुपर ईगो जो है वो माना गया है। नेक्स्ट है आपका अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस में क्या रहता है हमारा, कि इट कंसिस्ट ऑफ थॉट, फीलिंग्स, विशेस, ड्राइव्स एटसेट्रा ऑफ विच वी आर नॉट अवेयर। इसमें क्या रहेगा, अनकॉन्शियस लेवल में हमारी ऐसे विचार, ऐसी हमारी प्रेरणाएं, भावनाएं, या हमारी जैसे ड्राइव्स होती हैं आपकी प्रेरणाएं, ठीक है, और विशेष होती इच्छाएं। तो ऐसी आपकी कोई इच्छा, थॉट है ना, फीलिंग है, ड्राइव है, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, तो वो किस में आएंगे, हमारे अनकॉन्शियस लेवल में जो है वो आते हैं। हाउएवर इन्फ्लुएंसेस आवर कॉन्शियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेकिन मेन है कि ऐसा नहीं है कि आपका ये प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है तो इनका कॉन्शियसनेस से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, आपका अनकॉन्शियस बिहेवियर है, आपका प्री कॉन्शियस बिहेवियर है, ये लास्ट में जब आप सीखते हो चीजों को तो कहीं ना कहीं ये आपके जो है वो जो कॉन्शियस एक्टिविटीज होती हैं आपकी, उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब जैसे हमें पता है कि हमारा कोई प्री, मतलब जैसे हमने पहले किसी ट्रॉमा से गए हैं, है ना, या फिर हमें किसी चीज से डर लगता है, तो ऑब्वियसली जब आप करंट सिचुएशन में हो, आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जो आपके पास्ट फैक्टर होते हैं वो आपके प्रेजेंट फैक्टर को अफेक्ट करते ही है। तो आपने ये याद रखने कि इन्होंने 3 लेवल दिए थे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जिसमें सबसे ज्यादा इलेबोरेट किया था इन्होंने अनकॉन्शियस लेवल को, सबसे लिमिटेड बताया था कॉन्शियस लेवल को, ठीक है, और जो प्री कॉन्शियस है वो बेसिकली आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में लिंक जो है वो जोड़ता है। अब अनकॉन्शियस लेवल, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको जो है इन्होंने बहुत ज्यादा इलेबोरेट किया था, तो सिगमंड फ्रायड ने इसको क्या कहा था, तो अनकॉन्शियस लेवल को इन्होंने क्या क्या कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन आपकी स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे ये पहली वाली लाइन है, ये पिछले एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अ reservoir of instinctive or animal drives that store all ideas and wishes that arise from sexual desires, कि ये कौन सा है, ठीक है, मतलब ये किस में आता है, फिर उसमें जो है उन्होंने मतलब ये कौन से लेवल में आता है, ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है, फिर उसमें आपको ऑप्शन वही थी कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, या इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनकॉन्शियस लेवल है आपका, तो उसको क्या कहा गया, अ रेजर्वोयर, रेजर्वोयर होता है जिसे हम इकट्ठा करते हैं, संग्रहण, ठीक है, तो ये रेजर्वोयर है किसका, जो इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स होती हैं। इंस्टिंक्टिव होती है जो आपकी बिल्कुल सहज, जैसे हम कहते हैं ना इंस्टिंक्ट बिहेवियर। आवाज आ रही है ना, अभी ऐसा मत बोलना कि फिर से नहीं चली गई, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ओके जी, ओके। अच्छा, समझ भी आ रहा है कि बोर तो नहीं हो गए? चलते हैं आगे, तो पढ़ लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आप। तो अ रेजर्वोयर ऑफ इंस्टिंक्टिव, यानी जो आपकी सहज और जो एनिमल ड्राइव्स हैं। अब जैसे आपने पढ़ा है कि शुरू से ही हम एक चीज पहले ही पढ़ते आए हैं कि हम जो है, साइकोलॉजी इज नॉट ओनली स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स ऑल्सो स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है, मतलब बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन की ही नहीं होती, एनिमल की भी होती है, ठीक है। सो कह रहे कि ये जो है आपका जो एनिमल ड्राइव्स हैं या फिर इंस्टिंक्टिव है, उनका एक रेजर्वोयर है, कौन, आपका अनकॉन्शियस लेवल, जो कि जितने भी आइडियाज हैं, जितनी भी विशेस हैं, दैट अराइज फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर्स, यानी जो आपकी यौन इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले जितने भी आपके आइडियाज हैं, विशेस हैं, ठीक है, उन सब का जो है एक तरह से, उन सब के जो इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव है, उन सब का एक रेजर्वोयर है हमारा अनकॉन्शियस लेवल।
नेक्स्ट है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ओपनली। अब जो आपका अनकॉन्शियस लेवल है उसको आप ऐसे खुले तौर पर मतलब कभी भी किसी को नहीं बता सकते हो। देखो जो आप कॉन्शियस बिहेवियर कर रहे हो ना तो वो सबको विजिबल होता है, बट कई बार हमारे दिमाग में क्या चला है, यानी हम किस चीज को, कई बार ऐसे होता है कि हमें वो पता नहीं चलता कि हम वो चीज कैसे किसी को समझाएं, है ना। तो इस तरह से, तो इसलिए जो आपका अनकॉन्शियस लेवल है कहते कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ओपनली and therefore are repressed or concealed from conscious awareness। क्योंकि फिर इसको खुले तौर पर व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए फिर ज्यादा अफेक्टेड लोगों को कॉन्शियस बिहेवियर लगता है, क्योंकि अनकॉन्शियस को मतलब अच्छे से बताया नहीं जाता, ठीक है। फिर जिस वजह से क्या होता है कि फिर मतलब या तो इसे दबा ही दिया जाता है कॉन्शियस अवेयरनेस से, ठीक है, या फिर छिपा दिया जाता है, ठीक है, रिप्रेस्ड और कंसील्ड फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। तो ये था आपका कि क्या होता है आपका अनकॉन्शियस ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका द कांस्टेंट स्ट्रगल। और ये जो आपका अनकॉन्शियस लेवल है इसमें क्या रहता है हमेशा कि जब भी आपने जो है जैसे इसको अब खुले तौर से आप व्यक्त नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली अब सोशली अगर इसको एक्सेप्ट करना है, अब सीधी सी बात है, जब इन्होंने भी थेरेपी की, ठीक है, अब अगर बाय चांस आपसे बोला जाए कि हमने जो है किसी के मतलब कोई साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, उन्होंने किसी की ड्रीम स्टडी करा, अब वो ड्रीम स्टडी करा और उसके बाद उन्होंने उसके पिछले जन्म का कुछ आपको बता दिया, तो हमें पता है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, हमें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी को कोई सपना आया है ना, तो हम ऐसे अगर मान लो कोई कह रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है, हम हमेशा कहते हैं कि चलो तुम्हारे दिमाग में चला होगा, मतलब आप ना सोशली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो ये कह रहे हैं कि जो अनकॉन्शियस लेवल है वो हमेशा एक ना उसमें एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है टू फाइंड अ सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो जो भी अगर मान लो आपने कोई अनकॉन्शियस अवेयरनेस किसी को बतानी है, अवेयर करना है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा जो है वो हमेशा मतलब ऐसे होता है कि बहुत कांस्टेंट स्ट्रगल जो है वो लगा रहता है, ठीक है। एंड अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट इन एबनॉर्मल बिहेवियर। और जब आप ऐसे फिर अचेतन प्रक्रियाओं के बारे में बात करोगे, है ना, तो फिर वही चीज है ना, क्योंकि वो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पा रहा है, लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है, अच्छे से वो अवेयर नहीं हो रहे हैं, और ये जो फिर अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन जो है फिर वो किसमें जो है वो चला जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर में। शायद इसी वजह से देखो, जैसे सबको पता है कि आजकल का करंट अफेयर जैसा सबको पता है कि मेंटल इलनेस है ना, तो लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेस्ड हैं, है ना, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये समझाना, तो लोग बोलते हैं अच्छा आपको कैसे डिप्रेशन हो सकता है, किस चीज का स्ट्रेस है। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो कई बार अपनी चीजें दूसरों को बता ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब वो बताने लगते हैं तो हमेशा उनको फिर कैसे मतलब ऐसे देखा जाता है ना कि एबनॉर्मल बिहेवियर लगता है, यानी आप किसी से बात नहीं करोगे, इंट्रोवर्ट रहोगे, आप मतलब अपने आप को हार्म करोगे, तो दूसरों को ऐसे लगेगा कि इसको कोई जो है मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन अब थोड़ा मतलब ऐसे हो गया है कि अब लोगों ने जानना शुरू कर दिया है, तो अब लोग जो है वो बातचीत करना शुरू करें, तो अब जो है ऐसा नहीं है, मतलब अब काफी हद तक बहुत ज्यादा जो है वो मेंटल इलनेस के बारे में अब खुल के बात होती है। तो आप वहां से रिलेट करोगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो ये था आपका अनकॉन्शियस लेवल के बारे में, ठीक है, कि ये रेजर्वोयर है, इसमें हमेशा जो है मतलब आपका कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है, इसको कांट एक्सप्रेस ओपनली, मतलब आप एकदम से नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको फिर डिफाइन किया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अब इन्हीं थ्री कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ये जो आपके थ्री लेवल थे, इन्हीं के बेसिस पे जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने थ्री ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो हमें दिए, ठीक है। क्या दिए? थ्री पार्ट्स भी बोल सकते हो, ट्रेट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि मेन तो आपको भी पता है, हम शुरू से ही ये तीन वर्ड अब सुनते ही आ रहे हैं, जो उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, दैट इज योर आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो सबसे पहले है, जैसे देखो, तो जो आईडी है आपका, इदम है, इसमें आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स आती हैं। फिर ईगो में क्या होता है आपका, रियलिटी रहती है, और सुपर ईगो में आपके मॉरल्स और वर्चुअस भी आते हैं। अब इसको ना सिंपल सी भाषा में आपको ऐसे जनरली समझाती हूँ, और फिर जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है।
अब देखो मान लो क्या है कि आपके जैसे पेरेंट्स हैं, ओके। अब पेरेंट्स ने जो है एक बच्चे के बहन के लिए यानी बच्चों के लिए जो है वो चॉकलेट लाई, ठीक है। अब जब भाई ने क्या किया, खुद खा ली, ठीक है, और बहन के लिए जो है, अब जो बहन वाली चॉकलेट है मतलब वो बच गई। अब देखो, अब उसका अपना मतलब जैसे बच्चों का बिहेवियर है ना, तो मैं उसी से आपको बता रही हूँ। अब उसके मन में क्या आएगा कि ये मैं नहीं दूंगा, मैं इसको अभी खा लूंगा। जैसे अगर मान लो एक ही है, चलो ये भी छोड़ो, दो रहने देते हैं, अलग सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लो एक ही चॉकलेट दी, ठीक है, और आप बच्चों को दी और बोला कि बांट के खा लेना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लो कि एक बच्चा है और उसके दिमाग में आया कि नहीं अभी खाना है, जैसे दोनों में बांट के खानी थी पर बहन नहीं है, है ना, या बहनें ले लो जैसे मर्जी, आप ऐसे मत सोचना कि मैं कोई जेंडर बायस दूं, ठीक है। मेन है कि एक ही प्रेजेंट है उस टाइम पे बच्चा वहां पे, और उसने क्या किया, तो उसने बोला कि मैं मतलब उसके दिमाग में ये आया कि मैं अभी खा लूंगा, वेट नहीं मेरे से किया जाता, मैं अभी खा लूंगा, ठीक है। तो ये कौन सा बिहेव आ रहा है, उसका आईडी, यानी उसकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो ये कौन सा बिहेव दर्शा रहा है, यानी पर्सनैलिटी बता रहा है, ईदम, आईडी, ठीक है। लेकिन फिर अगर उसके दिमाग में आया कि नहीं चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ा मतलब मतलब उसके दिमाग में अब ऐसे आ रही है, खा लूं नहीं खाऊं, यानी वो पोस्टपोन कर रहा है चीजों को, ठीक है। तो दैट इज योर ईगो। अब रियलिटी में जैसे होता है ना, तो इस तरह से कि अब उसके दिमाग में आ रहा है कि चलो नहीं मुझे ये गलत है, नहीं खाना चाहिए, तो ये उसकी क्या आ गई, फिर ईगो पे आ गई, ठीक है। लेकिन जैसे अब लास्ट में अगर वो ऐसे कहता है कि अब नहीं खाना है, ये गलत बात है, यानी उसने बिल्कुल ही उस चीज को खत्म ही कर दिया, तो दैट इज योर सुपर ईगो में आएगा, जिसमें आप हमेशा याद रखना कि मॉरल वैल्यू जो है वो सुपर ईगो में आती है। हालांकि ये वर्ड जो है वो आपके थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, हमारे लिए ईगो मतलब होता है कि बस भी अपनी बात से टस से मस नहीं होना, बट जो सिगमंड फ्रायड के ये 3 ट्रेट्स थे, तो इनमें इन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसमें आईडी जो है वो है आपका बेसिक इंस्टिंक्ट। ईगो, ईगो जो है वो आईडी और सुपर ईगो के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ठीक है। और जो सुपर ईगो है वो चीजों को पोस्टपोन करता है। तो इस तरह से ये आपका रहेगा, ठीक है, जिसमें जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है पर्सन क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके आधार पर फिर फ्रायड ने ये 3 ट्रेट जो है वो आपको दिए थे। हालांकि मैंने आपको समझा दिया, पर फिर भी अगर जैसे देखो, तो आईडी में क्या बोला, आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, कि मुझे वो ये अभी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सुपर ईगो है वो क्या बोलेगा कि गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, कि अच्छे लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। बट ईगो क्या है, ईगो क्या करेगा, हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करेगा कि लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर। अगर आप ये 3 चीजें भी याद रखते हो तो आपको आईडी, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आईडी का मतलब है एकदम अभी करना है, सुपर ईगो वहां पे आपको मॉरल वैल्यू एकदम से आ जाएंगी कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ईगो क्या है, ईगो हमेशा बैलेंस करेगा आईडी और सुपर ईगो के बीच में, यानी उसमें हमेशा रहेगा कि चलो कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। जैसे चॉकलेट का बता रही हूँ, तो उसमें ईगो में पता क्या आएगा, चलो ऐसा करते हैं आधा अभी खा लेते हैं आधा बाद में खा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ईगो का कॉन्सेप्ट। अगर कि मैं अभी खाऊंगा तो दैट इज योर आईडी। और सुपर ईगो क्या है कि अच्छे बच्चे अभी नहीं, मतलब अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, ठीक है, तो बाद में मिलकर ही खाएंगे। तो ये आपका सुपर ईगो कॉन्सेप्ट है। बाकी इसमें ये आगे आपको दिया गया है ना, तो ये आप अपने आप भी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबका एट द एंड पार्ट यही है आपका, ठीक है, कि आईडी ईगो में हमेशा जो है अपनी बेसिक डिजायर फुलफिल करने का होता है, यानी उसमें ऐसा होगा कि पहले अपनी देखना है, अपना प्लेजर देखना है, बाकी सारे हार्ड में जाए, है ना। तो इसलिए आईडी में ऐसा आएगा कि आपकी अपनी बेसिक डिजायर, और जो बेसिक डिजायर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटी सोशल डिजायर, क्योंकि उसको कोई बांट ना मिल बांट के नहीं खाना है। तो वहां से देखो आप ये टर्म भी अपने लिए याद रख सकते हो, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, आप याद रखें सिंपल, फुलफिल बेसिक डिजायर्स, ठीक है। फिर इसमें क्या था कि एंटी सोशल डिजायर जो है वो रहती हैं इसमें, ठीक है। एंड इट इज द बेसिक पर्सनैलिटी कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ,
और ये जो आपका आईडी वाला जो एक फैक्टर है, ये आपका बर्थ से ही रहता है, ठीक है। एंड सीक टू सेटिस्फाई सेक्सुअल विशेस। अगर आपसे कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल विशेस पूरा करना है ना, या फिर बर्थ से ही, तो ये कौन सा ट्रेट है, तो दैट इज योर आईडी। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। यही था एंड में, तो आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाना था वो आपको समझा दिया। ईगो का क्या याद रखेंगे कि इसमें जो है आपका बैलेंस बिटवीन आईडी एंड सुपर ईगो, कि आईडी ईदम और सुपर ईगो के बीच में जो बैलेंस फिगर आउट करता है वो कौन होता है, आपका ईगो यानी अहम। एंड लास्ट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो में हमेशा मॉरल पर्सनैलिटी रहती है, ठीक है, मॉरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज नोन एज कॉन्साइंस टू, जिसको हम कॉन्साइंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें परफेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्लेजर। जो आईडी है उसमें सेल्फ प्लेजर ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन जो आपका सुपर ईगो है इसमें परफेक्शन चाहिए, ठीक है। मॉरल पहला तो रहेगा आपका कि मॉरल पार्ट है, दूसरा कि इसमें आपका जो आपकी परफेक्शन है वो पहले आती है, प्लेजर इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। एंड लास्ट इज कि जो सुपर ईगो होती है dwells in the child's mind as a result of its response to the rewards and punishment adopted by the पेरेंट्स। और जो आपका सुपर ईगो है वो बेसिकली अगर आपके उस बिहेवियर पे आपको रिवॉर्ड मिला है या फिर उस बिहेवियर पे आपको पनिशमेंट मिली है, उसके बेसिस पे जो है वो ये मतलब ये आधारित है जो आपका सुपर ईगो है। तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज क्लास। हमने सिगमंड फ्राइड के बारे में सारा पढ़ लिया है, ठीक है। एडलर और जंग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनका ये पता होना चाहिए कि उनका इसी में ही जो है उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो ये है आपका, बाकी आप खुद से भी पढ़ लेना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी तो काइंडली मुझसे फिर पूछ लेना। है तो नहीं क्वेश्चन किसी का कुछ?